ओके जी। सबसे पहले देखें, हमें नोड जेएस सबसे पहले इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम पे। अगर हम सेटअप की बात करें तो सबसे पहले हमें लैंग्वेज में ऑब्वियसली कोई ना कोई कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए होता है जो उसका प्रोग्राम जो हम लिखें उसको रन कर सके। तो जावास्क्रिप्ट के लिए जो एनवायरनमेंट है, जो इसका कंपाइलर है, वो नोड जेएस है। और node.js.org इस वेबसाइट पे जाएं। अगर इंस्टॉल ऑलरेडी नहीं है तो इंस्टॉल कर लें। रिकमेंडेड वर्जन जो है ये कर लें, जो इसका रिकमेंडेड वर्जन है। लेटेस्ट भी चल जाएगा बट इसमें ज़्यादा कंपेटिबिलिटी होती है, तो आगे थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज वगैरह जो हम इंस्टॉल करेंगे। जी जी। जावास्क्रिप्ट की ब्यूटी ये है कि जावास्क्रिप्ट के जितने भी टूल्स भी हैं वो सारे जो है वो क्रॉस प्लेटफॉर्म है। विंडोज़, मैक, लिनक्स, यूनिक्स सब पे वो फ्री भी है। तो यू ऑलवेज़ गो टू ऑफिशियल वेबसाइट और लेटेस्ट उसका वर्जन डाउनलोड कर लें। और किसी भी एनवायरनमेंट पे है ये आपको मिल जाएंगे। ठीक है। इसके बाद अगर IDE की बात करें जिसमें कोड लिखना है, प्रोजेक्ट बनाने हैं, विजुअल स्टूडियो कोड है, ये आप लोग डाउनलोड कर लें। विजुअल स्टूडियो कोड, ये कोड का वर्ड याद रखना है। विजुअल स्टूडियो .NET नहीं करना, वो काफ़ी हैवी है और .NET की डेवलपमेंट के लिए वो स्पेसिफिकली है। विजुअल स्टूडियो कोड ये माइक्रोसॉफ्ट का एक फ्री IDE है और ये इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और ये भी किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अवेलेबल है। सो मिनिमम सी रिक्वायरमेंट है। यू विल इंस्टॉल नोड, यू विल इंस्टॉल विजुअल स्टूडियो कोड। तो उसके बाद जो है वो वंस आपने इंस्टॉल कर लिया, वैसे तो आप इसमें ज़्यादातर काम CMD के थ्रू होता है, कमांड लाइन के थ्रू। आपने जावास्क्रिप्ट के लिए जो पहला मॉड्यूल है जिसकी हम बात करते हैं ना जावास्क्रिप्ट का, देखें फर्स्ट मॉड्यूल हम पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट को एज अ कोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तौर पर। आम तौर पर आपने देखा है जावास्क्रिप्ट का कोड जो है, अगर आपने जावास्क्रिप्ट का कोई भी ट्यूटोरियल देखें तो जो टिपिकल प्रोसीजर होता है ना, उसमें कोई भी ट्यूटोरियल देख लें जावास्क्रिप्ट का, उसमें ये होता है कि आप एक HTML की फ़ाइल बनाते हैं टिपिकली, और उसमें फिर आप जो है वो बल्कि इसमें उसने इस तरह से नहीं दिखाया, स्क्रिप्ट के अंदर, राइट, कोई भी आपने ऑपरेटर्स यूज़ करने हैं या कोई भी लैंग्वेज है, तो आम तौर पर HTML की फ़ाइल बनती है, उसमें स्क्रिप्ट के अंदर आप जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं। जब ये HTML की फ़ाइल ब्राउज़र में ओपन होती है तो ब्राउज़र में ऑलरेडी ये Node.js इंस्टॉल है। ये जो आपने अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करना है, ये Node.js बेसिकली ऑलरेडी ब्राउज़र में है। तो जो यूज़र आपकी वेबसाइट देख रहा है उससे कुछ इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, वो बस जस्ट ब्राउज़र खोले, ब्राउज़र में अंदर पहले ही नोड है, जो ही वो रन करेगा, इस वेबसाइट को ओपन करेगा तो स्क्रिप्ट वाला जो पोर्शन है ब्राउज़र नोड के हवाले करता है, नोड इंजन इसको रन करता है जावास्क्रिप्ट को और इसकी आउटपुट वेब पेज में शो कर देता है। अब हमें अगर जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम रन करना है लेकिन ब्राउज़र में नहीं खोल के देखना, आउटसाइड द ब्राउज़र हमें उसको चलाना है, ताकि हम जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम C++ या .NET की तरह या जावा की तरह कहीं भी चला सकें। चाहें तो हम डेस्कटॉप का वो जो प्रोग्राम है उससे मोबाइल ऐप बना सकें, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकें, चाहे वेब एप्लीकेशन बना सकें। हम जावास्क्रिप्ट को सिर्फ वेबसाइट तक महदूद नहीं रखना चाहते, तो इसके लिए फिर नोड सर्वर अलहदा से एक एनवायरनमेंट दिया गया है। आप इसको इंस्टॉल कर लें, जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम लिखें और नोड के थ्रू कंपाइल करें, रन करें। आपको उसमें HTML, CSS और कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ प्योरली जावास्क्रिप्ट का ही कोड होगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप जावास्क्रिप्ट को एज अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रैक्टिस कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट में ब्राउज़र के अलावा जो सॉफ्टवेयर हैं किसी भी डेस्कटॉप विंडो में आउटपुट शो कर सकते हैं, एंड्रॉयड ऐप में शो कर सकते हैं, iOS ऐप में शो कर सकते हैं। अलबत्ता जब हम HTML में जाएंगे तो फिर दोबारा हम जो है वो ये ट्रैक तो फॉलो बहरहाल नहीं होगा आपके पास रिएक्ट में, लेकिन ऑब्वियसली हम जावास्क्रिप्ट के साथ रिएक्ट में HTML, CSS, बूटस्ट्रैप भी यूज़ कर रहे होंगे।
यानी जब हम सेकंड मॉड्यूल में जाएंगे उस वक्त हम देखेंगे कि ये जो जावास्क्रिप्ट पड़ी है इसको किस तरह ब्राउज़र में लेके आना है। तो उस वक्त हम इस जावास्क्रिप्ट के साथ HTML, CSS, बूटस्ट्रैप यूज़ करेंगे। जब हम जो स्टूडेंट फुल स्टैक में ये कोर्स ले रहे हैं, जब वो रिएक्ट नेटिव में देखेंगे मोबाइल ऐप किस तरह जावास्क्रिप्ट में बनती है, तो फिर वो जावास्क्रिप्ट के साथ रिएक्ट नेटिव की लाइब्रेरी पढ़ेंगे। तो एज अ फर्स्ट मॉड्यूल जो हम पढ़ते हैं, हम जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी को पढ़ते हैं एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नॉट एज अ वेब एनवायरनमेंट, सिर्फ वेब की प्रोग्रामिंग नहीं। तो इस हवाले से ये ज़रूरी है कि हम अपने सिस्टम पे फिर जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम को रन करने के लिए कोई ना कोई एनवायरनमेंट इंस्टॉल करें जो हमारा जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल को ले और उसको रन करके उसकी आउटपुट दिखाए। अब इसकी आउटपुट कहाँ दिखाएगा? अगर मैंने ब्राउज़र में नहीं खोलना तो फिर कहाँ आउटपुट होगी? जिस तरह सी लैंग्वेज का कोर्स आप पहले पढ़ रहे होते हैं, सी आउट या प्रिंट एफ में आप कंसोल पे देख रहे होते हैं, तो इसी तरह पहला जो मॉड्यूल है हम ज़्यादा कंसोल में ही पढ़ेंगे ताकि हम जावास्क्रिप्ट को एज अ प्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लें। उसके बाद उस जावास्क्रिप्ट को हम दो डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में यूज़ करेंगे, एक वेब एनवायरनमेंट में रिएक्ट जेएस के साथ वेबसाइट बनाने के लिए, एक मोबाइल ऐप एनवायरनमेंट में जिसमें एंड्रॉयड और iOS दोनों की ऐप्स एक ही जो शेड कोड बेस है रिएक्ट का उसके थ्रू बन जाएगी। तो रिएक्ट के थ्रू वेब ऐप्स, रिएक्ट के थ्रू मोबाइल ऐप्स। तो जब मोबाइल ऐप्स हम पढ़ेंगे ऑब्वियसली उस वक्त हम रिएक्ट नेटिव की लाइब्रेरी यूज़ करेंगे, उस वक्त जो है HTML CSS नहीं होगा। तो इस हवाले से अब मैं अज्यूम करता हूँ कि आपने अपने सिस्टम पे ये इसको डाउनलोड किया, इंस्टॉल कर लिया VS कोड को और साथ नोड को और साथ VS कोड को प्रोजेक्ट वगैरह बनाने के लिए। वंस आपने इंस्टॉल कर लिया तो उसके बाद आप अपने सिस्टम पे किसी भी लोकेशन पे आ जाएं। लाइक मैं D ड्राइव में आ जाता हूँ, राना-अजमल मैंने अपने ही नाम से फ़ोल्डर बनाया हुआ है, यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ। आप अपने जितना भी काम है किसी एक फ़ोल्डर में ऑर्गेनाइज रख लें प्रॉपरली, ताकि जितने भी प्रोजेक्ट कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, ये बेहतर नहीं है आप कभी डेस्कटॉप में रख रहे हैं, कभी कहीं एक जगह ऑर्गेनाइज हो, आपको पता हो ये क्लास का वर्क है, ये मेरी प्रैक्टिस प्रोग्राम है एंड सो ऑन। सो एक फ़ोल्डर बना लेते हैं जी, और इस फोल्डर में हम आपकी क्लास का के नाम से बना लेते हैं जी सैटरडे संडे 4 PM वाला जो ग्रुप है हमारा, इसको हमने ले लिया। ठीक है जी, इसको मैं जी सैटरडे संडे 4 PM लेट्स सपोज ये मेरा एक ग्रुप बन गया। ओके जी, यहाँ पे आ गए। ये फ़ोल्डर राइट नाउ एम्प्टी है। ठीक है जी, आप लोगों के दिमाग की तरह ये भी खाली है बिल्कुल, इसको भरना है हमारा ये टारगेट। ठीक है जी, विद इन दिस शॉर्ट टाइम। सो अब आपने यहाँ से आ जाए जी, इसको मैं ऑलरेडी मैंने ये ओपन किया हुआ है विजुअल स्टूडियो कोड, इस पे ऑलरेडी मैं पढ़ा रहा था। तो ये असाइनमेंट ऑलरेडी चल रही थी जो आपके सीनियर अभी ग्रुप है, इसको करते हैं क्लोज़, ताकि आपको उसी इन्वायरमेंट में बिल्कुल ज़ीरो से जो है वो बता सकूं किस तरह से आप इसमें काम करेंगे। तो इसमें ऐसी चीज़ तो नहीं है। ओके जी, जो ही आप फर्स्ट टाइम इसको रन करते हैं, अगर आपने ऑलरेडी इस पर काम नहीं किया, इसी तरह ये वेलकम पेज आएगा। आप इसको वंस यू विल ओपन इट सो यू विल गेट दिस वेलकम पेज, जिसको क्लोज़ कर देते हैं। ये साइड पे एक्सप्लोरर है, जो आपने फ़ोल्डर ओपन किए होंगे नज़र आएंगे, सर्च बार है और आपके पास सोर्स कंट्रोल, एक्सटेंशंस एंड सो ऑन। सो आपने ये जो फ़ोल्डर बनाया है, आपने इसको विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर लेना है। ऐसे ही ब्लैंक फ़ोल्डर पहले आपने बना लेना है। अब इसमें कोई फाइल नहीं होगी, बिल्कुल ब्लैंक है। आप इसको यहाँ ओपन कैसे करना है, 2-3 तरीके हैं। सिंपलेस्ट तो ये है कि आप इस फोल्डर को पकड़ें और ड्रैग एंड ड्रॉप करें, इस पर ड्रॉप करें तो ये ओपन हो जाएगा। ये टॉप पे वही नाम आना चाहिए, सैटरडे संडे 4 PM, येस आई ट्रस्ट, और ये साइड पे भी आ बाद में। या आप फाइल मेन्यू में जाएं और यहाँ से ओपन फोल्डर की ऑप्शन ले लें। आमतौर पर ओपन प्रोजेक्ट वगैरह की लिखी होती है ऑप्शन, यहाँ क्या है ओपन फोल्डर पे क्लिक करें और आप ब्राउज़ करवा दें। डी में राना-अजमल ये फ़ोल्डर सेलेक्ट कर लेना। आप जो फ़ोल्डर अल्टीमेटली या ड्रैग एंड ड्रॉप ईजियर वे है उससे आप सेलेक्ट कर लें। ये यहाँ पे आ रहा होगा।
अब पहली मैंने फ़ाइल बनानी कोड करने के लिए। अच्छा, इसमें कोडिंग जो जावास्क्रिप्ट की बेसिक करनी है, नोड के अंदर वो सारी लाइब्रेरी भी है जो बेसिक लैंग्वेज की है, और वो कंपाइलर भी है। जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे हमें और लाइब्रेरीज भी साथ थर्ड पार्टी इंस्टॉल करनी पड़ेंगी, वो मैं आपको उस वक्त बताता जाऊँगा। एज एन इनिशियल स्टेप हमें कोई अभी और लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं करनी। आप सीधी सीधी फाइल बनाएं, उसमें कोड लिखें, उसको रन करें और उसकी आउटपुट देखें। ठीक है जी, ये वेलकम की फ़ाइल को मैंने क्रॉस किया, ये आपका वर्किंग एरिया है। इस फोल्डर के ऊपर आप लेके जाएं माउस तो ये 3 ऑप्शंस आ जाती हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, राइट क्लिक करके भी न्यू फाइल क्रिएट कर लें। फाइल का मैं नाम जो है डेट वाइज रख लेते हैं, september2.js। मैं डेट वाइज बनाता जाऊंगा, यहाँ पे फाइल्स बनती जाएंगी, इससे मुझे आइडिया होगा कि मैंने लाइक सितंबर 2 की क्लास में ये पढ़ाया एंड सो ऑन। ये तमाम फाइल्स और ये जो कुछ मैं बता रहा हूँ, ये सारी रिकॉर्डिंग भी पीछे हो रही है मेरे पूरे डेस्कटॉप की, ये आप सबसे शेयर कर दी जाएगी। इसलिए कोई पॉइंट अगर मिस होता है इंस्टॉलेशन के हवाले से या कोई प्रोजेक्ट फोल्डर बनाने में, तो आप दोबारा देख सकेंगे। ठीक है, तमाम स्टूडेंट्स को ये हर क्लास जो हम पढ़ाएंगे उसकी एक्सेस होगी। अब यहाँ पे आके आपने फ़ाइल बनाई, ओपन कर ली, ये इसको चाहे साइड बार से क्लोज़ कर सकते हैं, ये वर्किंग एरिया ज़रा ज़्यादा हो जाए। कंट्रोल प्लस करके मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, आप लोगों को विजिबिलिटी ज़रा बेहतर हो जाए। ठीक है जी, सो लेट्स मेक इट मोर फोकस्ड। अब यहाँ पे आपने कोड करना है। हमारा जितना भी कोर्स चलेगा, देखें प्रोग्रामिंग में मैं समझता हूँ सबसे जो पैथेटिक वे है ना पढ़ाने का, वो ये है कि आप स्लाइड्स पे ही टोटली डिपेंड करें। स्लाइड्स में ऑलरेडी पहले से ही बने हुए प्रोग्राम्स को आप शो कर रहे हैं और उसी में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे कॉन्सेप्ट नहीं बनता। जितना भी कोर्स हम पढ़ेंगे, सो नेक्ससबेरी में हमारी पहली कंडीशन हर ट्रेनर पे ये होती है कि वो लाइव कोड अप्रोच से पढ़ाएगा। जिस तरह से यूडेमी में, कोर्सेरा में, यूडेस्टी में, जितने भी बड़े इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं, आप देखते हैं जिस तरह ट्रेनर्स पढ़ा रहे होते हैं। लेकिन ऑब्वियसली वहाँ पे आप क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते, अपने कोड पे रिव्यू नहीं देख सकते, एक इंटरेक्टिव सेशंस नहीं होते, ये यहाँ पे एडवांटेज होगा। तो जो भी कोड मैं आपको करवाऊँगा वो सारा इसी तरह से ब्लैंक एडिटर हर क्लास में ओपन करके उसी में ही हम कोड करेंगे और पार्टिसिपेट करते जाएंगे। तो अगर मोस्टली जिस तरह भी मैंने देखा है सी लैंग्वेज की हुई है या जावास्क्रिप्ट को ऑलरेडी पता है, तो कमेंट्स वगैरह के लिए डबल स्लैश लाइन है, सी लैंग्वेज में भी यही यूज़ होती है। मल्टी लाइन के लिए स्लैश स्टैरिक एंड सो ऑन। अच्छा, अगर आपने सी पढ़ी है तो बहुत सी चीज़ें आपको फेमिलियर लगेंगी। इफ़ स्टेटमेंट वही है, इफ़ है, स्विच है, लूप्स वही हैं, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप। रूल्स भी मोस्टली वही हैं कि अगर आपके पास इफ स्टेटमेंट या लूप में एक ही स्टेटमेंट है तो ब्लॉक बनाना ज़रूरी नहीं है, एक से ज़्यादा बनाएंगे तो स्टेटमेंट से तो ब्लॉक बनाएंगे। तो बहुत सी चीज़ें जो हैं वो आपने अगर ऑलरेडी कोई बेसिक लैंग्वेज पढ़ी है तो उसी से ही कैरी होती है। ठीक है, हमारा जो फोकस इसमें होगा ना, ख़ास तौर पर उन फीचर्स पे होगा जो कि रिएक्ट और नोड सर्वर, रिएक्ट नेटिव, इनके लिए चाहिए। ओवरव्यू सबका देते जाएंगे, लेकिन उन टॉपिक्स को ख़ास डेप्थ में हम करेंगे जो रिएक्ट में आगे या नोड सर्वर में बहुत ज़्यादा यूज़ हो। अच्छा, जब मैं रिएक्ट में कह रहा हूँ तो ये अंडरस्टूड है कि वो एंगुलर में भी यूज़ हो रहे हैं, व्यू में, यानी जितने भी मॉडर्न फ्रंट एंड है ना, पहला मॉड्यूल सबके लिए प्री रेक्विजिट है। अगर कोई एंगुलर डेवलपर बनना चाहता है उसके लिए भी ये पहला जावास्क्रिप्ट का मॉड्यूल उतना ही अहम है जितना कि रिएक्ट के लिए, क्योंकि वो भी लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क है जो कि सारा जावास्क्रिप्ट में ही बना है। तो रिएक्ट, एंगुलर, व्यू, तीनों जो फ्रेमवर्क्स हैं ये जावास्क्रिप्ट बेस्ड टेक्नोलॉजीज है। तो जावास्क्रिप्ट बेस्ड कोई भी लाइब्रेरी है या फ्रेमवर्क है, उसमें काम करने से पहले आपको जावास्क्रिप्ट अच्छी आनी चाहिए, ये हर एक की रिक्वायरमेंट। तो इसलिए यहाँ पे लर्निंग आपकी ज़्यादा है। यानी कल आप किसी सॉफ्टवेयर हाउस में जाते हैं और वहाँ वो कहते हैं नहीं रिएक्ट नहीं, हम तो एंगुलर में प्रोजेक्ट एक कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल थोड़ी सी एफर्ट से सीख सकेंगे। अगर आप रिएक्ट के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे तो आप देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज एंगुलर में भी वही है। सिंगल पेज एप्लीकेशन का जो कॉन्सेप्ट है, सारी रेंडरिंग क्लाइंट साइड पे होना, रिएक्ट का भी यही रूल है, एंगुलर का भी यही है, व्यू का भी यही है।
सो बहुत सी चीज़ें जो इस मॉडर्न जो फ्रंट एंड्स हैं ना इनमें कॉमन भी हैं। कुछ रूल्स का डेफिनेटली फ़र्क है, लेकिन बहुत सा कॉन्सेप्चुअली भी थ्योरेटिकली भी सेम है, और लैंग्वेज तो ऑब्वियसली है ही सेम। तो यहाँ पे हम कमेंट्स में जो है वो सबसे पहले मैं टॉपिक बताता हूँ जी, डेटा टाइप्स का जो है हम डिस्कस करेंगे। डेटा टाइप सिस्टम जो है, पूरा जो टाइप सिस्टम है वो क्या है और इसके क्या रूल्स हैं। जावास्क्रिप्ट में टाइप सिस्टम क्या है? टाइप सिस्टम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैं समझता हूँ कि अक्सर जो है वो मैं बात कहता हूँ कि अच्छे डेवलपर कौन है, अगर हम इसका कोई क्राइटेरिया बनाएं तो सबसे अच्छा डेवलपर वो है जिसको टाइप सिस्टम पे अच्छी ग्रिप होती है। उसको ये पता है कि ये जो भी वेरिएबल्स है, डेटा स्ट्रक्चर्स है, ये मेमोरी में किस तरह से सेव होते हैं और किस तरह एक्सेस होते हैं, किस तरह मैनिपुलेट होते हैं। तो टाइप सिस्टम के हवाले से हम देखते हैं सबसे पहला टॉपिक अगर हम देखें डेटा टाइप्स का, तो हमने ये देखना है कि डेटा टाइप्स हैं कौन कौन सी। ठीक है जी। तो हमारे पास जावास्क्रिप्ट में जितनी भी डेटा टाइप्स हैं ना, उसको दो बड़े हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं। एक कहलाते हैं प्रिमिटिव्स, और प्रिमिटिव्स में कौन कौन सी डेटा टाइप्स हैं? नंबर, स्ट्रिंग और बूलियन। प्रिमिटिव से मुराद वो वेरिएबल जो एक ही वैल्यू, यानी हर डेटा टाइप है उस टाइप का वेरिएबल बनेगा, ऐसा वेरिएबल जो एक ही वैल्यू सेव करे उसको हम क्या कहेंगे? ये प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब होता है मोस्ट एटॉमिक बेसिक डेटा टाइप, सिंगल। और कुछ टाइप्स हैं उनको हम बोलते हैं कलेक्शन, जिसमें आपके पास अरे है, अरे एक वैल्यू नहीं रखती, इट्स अ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज। आपके पास ऑब्जेक्ट है एंड सो ऑन, और हम इसमें देखते जाएंगे जैसे जैसे पढ़ेंगे। प्रिमिटिव्स एंड कलेक्शन, यानी अगर आपने अरे डिक्लेयर की तो यू कैन सेव अ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज, एक से ज़्यादा वैल्यूज उस अरे में सेव कर सकते। ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया है, एक से ज़्यादा वैल्यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने नंबर किया है तो एक नंबर से मुराद एक नंबर है। अरे उसमें बहुत से नंबर्स हो सकते हैं। स्ट्रिंग एक वेरिएबल है, एक से ज़्यादा स्ट्रिंग्स चाहिए अरे बना लें, एंड सो ऑन। सबसे पहले हम देखते हैं ओवरऑल वेरिएबल डिक्लेयर कैसे किया जाता है हर डेटा टाइप की वैल्यू के लिहाज से। तो इसमें लेट का कीवर्ड लिखें, नंबर वेरिएबल का नाम रखें, वैल्यू दें और सेमीकोलन, ये पूरी डिटेल है। लेट x इज इक्वल टू 10, विच मीन्स कि मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसकी वैल्यू मैंने क्या दे दी? 10। यहाँ हम एक्सप्लिसिटली लिख कर नहीं बताते कि इसकी टाइप क्या ये नंबर है या क्या है टाइप इसकी। हमने लेट लिखा। लेट का मतलब क्या है कि आप कंपाइलर को बता रहे हैं कि इसके बाद जो नाम है ये किसी वेरिएबल का है। लेट की जगह अगर फंक्शन लिखेंगे उसे पता चलेगा अच्छा ये फंक्शन है। तो लेट कीवर्ड बताता है, पहले वार था प्रीवियसली, वार से एक वेरिएबल बनता, वार को नहीं यूज़ करना आप, उसकी जगह जो मॉडर्न कीवर्ड आया लेट है, इसमें भी देख लेंगे नेक्स्ट क्या डिफरेंस है। इसको प्रिंट करना है तो console.log CLG शॉर्टकट है। console.log में इस वेरिएबल का सिंपली नाम लिखें और ये जो है इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। इसको रन करने के लिए कुछ तरह बटन नहीं बना हुआ रन का, आल्दो ये मैंने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल किए बटन बना हुआ, बट आई विल अप्रिशिएट के बटन से नहीं, हम इसको कमांड से रन करके देखते हैं। फाइल में आए, इसको मैंने ज़रा असल में जूम किया हुआ ज़्यादा, आपको यहाँ पे आप होंगे तो मेन्यू नज़र आ जाएगा। फाइल में आए, टर्मिनल में आए, न्यू टर्मिनल करके आप इसको देख सकते हैं। ठीक है जी। सो या कंट्रोल और बैक टिक करेक्टर से, ठीक है जी। यहाँ से आप इसमें टर्मिनल ओपन कर लें जी। ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आप इसको ये टर्मिनल के ऑप्शन थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, ये आपको नज़र आ गया। ठीक है जी। टर्मिनल में आएंगे, न्यू टर्मिनल ओपन करना है, या इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ इसलिए वो हाइड हो जाती है कमांड। या आप यहाँ पे पीछे वही पाथ में ओपन होगा, ये पावर स्क्रिप्ट है, हमने वही कमांड प्रॉम्प्ट। यहाँ पे इसको रन करने के लिए नोड स्पेस, नोड कमांड का नाम है। ये कमांड तभी चलेगी अगर आपने नोड इंस्टॉल किया हुआ कि नहीं। पहले आप नोड लिखेंगे, उसके बाद उस फाइल का नाम september2.js एक्सटेंशन समेत एंटर करेंगे
तो ये जो वेरिएबल था ये इसकी वैल्यू यहाँ पे आपने प्रिंट करनी। तो कंसोल डॉट लॉग जो है यूँ समझ लें जिस तरह सी लैंग्वेज में सी आउट या प्रिंट एफ है उसके अल्टरनेट। आपने अगर यहाँ से नंबर डिक्लेयर किया, राइट, आपने नंबर डिक्लेयर किया है, अगर आप एक कोई अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यू लेना चाहते हैं, लाइक किसी भी ई कॉमर्स की कोई वेबसाइट है, किसी प्रोडक्ट का टाइटल सेव करना चाह रहे हैं, तो डबल कोट्स में मोबाइल फ़ोन आप उसको लिखें तो ये स्ट्रिंग बन जाएगी। इसको भी प्रिंट करने के लिए कंसोल डॉट लॉग में टाइटल आप लिखें, सो लास्ट पे सेमी कॉलन ऑप्शनल है, चाहे तो दे दें फिर भी ठीक है, नहीं देंगे फिर भी काम चल जाएगा, ठीक है जी। सेमी कॉलन इज ऑप्शनल। जो ऑलरेडी लिखा है CLS करके उसको क्लियर स्क्रीन कर लें और इसमें दोबारा इसको अप एरो करके रन करें, वही कमांड सेव होती है कि पहला जो वेरिएबल 10 है वो उसने बता दी इसकी वैल्यू, दूसरा वेरिएबल है मोबाइल फ़ोन है। अब यहाँ से एक चीज़ नोट करें कि लेफ़्ट हैंड साइड पे हम उसी तरह से ही नंबर डिक्लेयर कर रहे हैं और उसी तरह से ही स्ट्रिंग डिक्लेयर करें। हमने किसी तरह से उसे बताया नहीं कि ये नंबर है और ये कोई स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग सी में हम पढ़ते हैं अरे ऑफ कैरेक्टर्स है, इस तरह से नहीं। सिंपल तरीके से आपने बस लेट लिखना है, वेरिएबल का नाम लिखना है, जो वैल्यू देंगे उस बेस पर खुद ही जावास्क्रिप्ट समझ जाएगा कि ये जो वैल्यू आपकी आ रही है, क्योंकि ये डबल कोट्स में है इसलिए इस वेरिएबल की टाइप स्ट्रिंग है। ये क्योंकि सारी न्यूमेरिक है तो उससे पता चल जाएगा कि ये क्या है, नंबर है। अच्छा, नंबर बहुत हायर लेवल डेटा टाइप है। अगर आप देखें तो अक्सर लैंग्वेजेस में नंबर टाइप नहीं होती बल्कि बड़ी स्पेसिफिक टाइप्स होती हैं कि ये इंटीजर है, लॉन्ग इंटीजर है, शॉर्ट इंटीजर है, साइंड है, अनसाइंड है, ये इस तरह की, और उसके बाद फ्लोट है, डबल है, किस तरह का फ्लोटिंग पॉइंट में। यहाँ जावास्क्रिप्ट ने सबको कंबाइन करके एक ही डेटा टाइप दे दी, नंबर। तो इसमें चाहे तो आप इंटीजर सेव कर लें, चाहे तो आप इसमें फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू सेव करें, फिर भी इसकी डेटा टाइप नंबर ही होगी, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कोई सब। तो हर तरह की जो वैल्यू है इसमें आ जाएगी। सो जावास्क्रिप्ट ने न्यूमेरिक डेटे को हैंडल करने के लिए सिंपल तरीका दे दिया। एक ही डेटा टाइप है, उसमें हर तरह की वैल्यू आप सेव कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं, उसकी आगे डिटेल उस तरह डेटा टाइप नहीं है। पहली बात है, आसान होगी बात कि आपको दो इंटीजर हैं तो इंटीजर डिवीजन का जो इशू आता है कोई इस तरह का इशू नहीं आएगा, इसलिए हमने यहाँ बताया नहीं कि ये इंटीजर x है, क्या है, फ्लोट है। सो जस्ट लेट का मतलब है ये वेरिएबल है। अच्छा, वेरिएबल की टाइप अगर उसने खुद ही दे देनी है तो हमें क्यों ये याद रखना चाहिए कि अच्छा इसकी टाइप क्या है, आल्दो हम नंबर तो कहीं बता नहीं रहे। तो इसके हवाले से बहुत से आगे रूल्स हम पढ़ेंगे और ऐसे मौके पढ़ेंगे जहां हमें ये पता होना चाहिए कि इसकी क्या टाइप है, फिर ही हम उसको आगे लॉजिक में बेहतर यूज़ करेंगे। सो अगर आपने ये देखनी हो किसने डेटा टाइप एक्चुअली क्या दी है, तो कंसोल डॉट लॉग में लिखें टाइप ऑफ स्पेस उसका नाम, टाइप ऑफ ऑपरेटर के बाद उसका वेरिएबल का नाम दे दें, वो बता देगा कि ये वेरिएबल किस टाइप का। इसी तरह मैं अगर लिखूं टाइप ऑफ टाइटल, तो यहाँ से वो बताएगा कि एक्स की टाइप क्या है, नंबर। यहाँ से क्या बताएगा, इसकी टाइप क्या है, स्ट्रिंग। यानी वेरिएबल का नाम लिखूंगा तो उसकी वैल्यू आ जाएगी, टाइप ऑफ के बाद नाम लिखूंगा तो वैल्यू नहीं बल्कि वो टाइप ऑफ कंसोल डॉट लॉग पे प्रिंट कर देगा। तो मैं इसको रन करके देखता हूँ, तो उसने कह दिया जी 10.98 है जो कि एक नंबर है, जबकि मोबाइल फ़ोन वैल्यू है और वो इसकी टाइप ऑफ क्या है, एक्स की जगह टाइटल, उसी वेरिएबल का हमने कॉपी पेस्ट किया है। इसको इम्प्रूव कर लेते हैं। तो उसने कहा जी मोबाइल फ़ोन है और उसकी टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग भी एक वैल्यू की तरह ट्रीट होती है, इसमें अरे ऑफ कैरेक्टर्स की तरह नहीं है कि हम यहाँ पे बता रहे हो कि ये अरे है या कोई किसी भी तरह का कोई सिंबल हो। इसी तरह से अगर आपने कोई बूलियन में भी कोई अकाउंट है किसी का एक्टिव है या नहीं, तो उसके लिए ट्रू फॉल्स कीवर्ड्स दिए। जैसे तो आप सी में देखते हैं ना, 0 फॉल्स है, 1 ट्रू है, न्यूमेरिक से हैंडल करते हैं।
तो यहाँ पे कीवर्ड्स हैं ट्रू एंड फॉल्स। कीवर्ड है, इट्स नॉट स्ट्रिंग के आप डबल कोट्स में लिखे हो तो स्ट्रिंग बन जाएगी। तो लैंग्वेज और डायरेक्टली अंडरस्टैंड दिस वर्ड ट्रू और फॉल्स इसको 2 दे सकते हैं। और इसी तरह console.log में आप एक्टिव को प्रिंट करें। और अगर आप देखना चाहें टाइप, तो टाइप ऑफ जो है वो टाइप ऑफ एक्टिव। सो यू विल सी यहाँ पे क्या आउटपुट आती है जी। तो यहाँ पे उसने कह दीजिए ट्रू है, इसकी डेटा टाइप क्या है, बूलियन। इसी तरह अगर आप इसको कर दें फॉल्स, तो अगेन इसकी जो डेटा टाइप बूलियन ही होगी। 2 ही वैल्यूज़ हैं, तीसरी और कोई वैल्यू इसमें ना। तो डेटा टाइप इसमें बड़ी सिंपल सी हैं। ये 3 टाइप्स जो है हमने देखा है जिसमें सिंगल वैल्यू दे। तो ये तो पहले होगी बात। एक अच्छे सारे को मैंने कमेंट किया, हर दफ़ा एक टॉपिक के लिए मैं कमेंट करके उसके नीचे करता जाऊंगा ताकि एक ही फाइल में मैं काम करता रहूं। आप किसी भी पोर्शन को अनकमेंट करके सारे को सिलेक्ट करें, कंट्रोल स्लैश से कमेंट होगा, उसे अनकमेंट होगा। और कंट्रोल और टैब के ऊपर है ये डैश सी बनी हुई टिल्डा सिंबल, बैक टिक करैक्टर, ये इससे शो हो जाएगा। आप इसको रन करें, सिर्फ उतने ही पोर्शन की आउटपुट आप देख सकेंगे जितने को आपने अनकमेंट किया। सो कंट्रोल स्लैश से आप कर सकते हैं काम, और CLS लिखकर आप इसको क्लियर स्क्रीन कर सकते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ से जी प्रोजेक्टर बंद हो गया। ओके जी साथ हैं जी। हम रेफरेंस होता क्या है। अच्छा, आपने देखा है जी, अगर हम इस वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं इस तरह से, नंबर, स्ट्रिंग या बूलियन, वो किस बेस पे डिसाइड कर रहा है। लाइक अगर मैं एक वेरिएबल लेता हूँ x और इसमें इस x की डेटा टाइप क्या होगी, क्यों भाई क्या होगी इस x की डेटा टाइप, वो डिपेंड करेगा वैल्यू पर। इस पॉइंट को मैं दोबारा एम्फसाइज कर रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10, तो इस x की, ये देखिए यही x जो है इसकी टाइप क्या होगी, बोले नंबर। और अगर मैं इसी को डबल कोट्स में कर देता हूँ तो इसकी टाइप क्या बन गई, ये देखें स्ट्रिंग। और इसी x को अगर मैं वैल्यू असाइन कर देता हूँ कोई ट्रू या फॉल्स, उसकी डेटा टाइप क्या बन गई, बूलियन। तो इसका मतलब है वेरिएबल की डेटा टाइप प्री डिफाइंड नहीं है जावास्क्रिप्ट, बल्कि आप जो वैल्यू असाइन करते हैं उसको, उस वैल्यू की बेस पर कंपाइलर डिसाइड करता है, नोड डिसाइड करता है कि इसकी टाइप क्या होगी। C++ में ऐसा नहीं होता, हम खुद कंपाइलर को गाइड करते हैं इंटीजर। जब हम इंटीजर कह देते हैं तो सिर्फ इंटीजर वैल्यू देनी है, इसके अलावा कुछ और देंगे तो एरर, क्योंकि आपने डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये इंटीजर है, अपनी इंटेंशन, इरादा उसे बता दिया, तो फिर इसके अलावा कोई और वो वैल्यू असाइन करने नहीं देगा। अब जावास्क्रिप्ट में ना सिर्फ आप उसकी टाइप को आपको बताना नहीं पड़ता, बल्कि एक और इंटरेस्टिंग ये है कि आपने यहाँ पे लिखा x, तो इसकी डेटा टाइप जो है वो आपने देखा नंबर है। इसके बाद लेटर ऑन किसी प्रोग्राम में हो सकता है आप इसमें कोई स्ट्रिंग सेव कर दें, ऐसी लैंग्वेज जिसमें रन टाइम पे डेटा टाइप भी चेंज कर सकते हैं। यानी x की डेटा टाइप नंबर है, जब मैं उसको कोई नॉन न्यूमेरिक वैल्यू असाइन करूंगा तो कहेगा अब से ऑनवर्ड इसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग है। तो ऐसी लैंग्वेज को हम कहते हैं डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज, कि जिसकी डेटा टाइप रन टाइम पे चेंज हो सकती है। यानी आप जो भी वैल्यू देते हैं उसी के मुताबिक ही वो उसकी डेटा टाइप अपडेट कर देता है, रन टाइम पे चेंज कर सकते हैं। C.NET, जावा, ये स्टैटिकली टाइप लैंग्वेजेस है, यानी वेरिएबल बनाते वक्त डिक्लेयर करना पड़ता है और फिर वही प्रोग्राम में रहती है। जबकि जावास्क्रिप्ट डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज है कि जिसकी डेटा टाइप रन टाइम पे चेंज हो सकती है। एक वेरिएबल में आपने नंबर लिया है, अगर वो नंबर की अब ज़रूरत नहीं है
कोई स्ट्रिंग लेनी है तो अलहदा वेरिएबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो उसी वेरिएबल को भी रीयूज़ कर सकते हैं। इसी तरह इवन आप इसको अगर यहाँ पे कोई ट्रू फॉल्स वैल्यू दे देंगे तो कहेगा वेरिएबल वही है, लेकिन अब उसकी जो डेटा टाइप है, देखें कैसे स्टेप बाई स्टेप हमें वो डिफरेंट आंसर दे रहा है कि जब 10 था उसने कहा नंबर है, लाहौर था स्ट्रिंग है, ट्रू है तो बूलियन है। एक तो रूल आपने ये याद रखना है कि जावास्क्रिप्ट यहाँ पे मैंने बताने की कोशिश की है डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट जो है, जावास्क्रिप्ट इज अ डायनामिकली टाइप के रन टाइम पे उसमें वेरिएबल की वैल्यू चेंज भी हो सकती है। टाइप तब तक की है जब तक कि एक ही तरह की वैल्यू। दूसरी जो अहम बात है वो ये है कि अगर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ x और इसको मैं कहता हूँ टाइप ऑफ x, अब इसमें मैंने इसको वैल्यू असाइन ही नहीं की कोई, क्योंकि इसने तो वैल्यू की बेस पर ही टाइप डिसाइड करनी थी। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया लेकिन नहीं डिक्लेयर कर दिया, लेकिन इनिशियलाइज नहीं किया। तो इस वेरिएबल की डेटा टाइप क्या होगी? आप ये नहीं कह सकते इसकी कोई डेटा टाइप नहीं होगी। हर वेरिएबल की कोई ना कोई डेटा टाइप होती है, पहले ये याद रखें। ये नहीं आपने कहना जी इसकी तो कोई डेटा टाइप नहीं है, कि वैल्यू आएगी तो डेटा टाइप का पता चलेगा। तो अब इसको जावास्क्रिप्ट कैसे हैंडल करें? वैसे यहाँ पे मुख्तलिफ लैंग्वेजेस का बिहेवियर मुख्तलिफ होता है। सी लैंग्वेज में हम कहते हैं इसमें गार्बेज वैल्यू होगी, जावा में वो कहता है नहीं ये एरर है, आपको लाजमी इनिशियलाइज करना इंस्टेंस वेरिएबल को। लेकिन जावास्क्रिप्ट बड़ी आसान और मज़े की लैंग्वेज है, इसमें एरर बड़ी कम आती है। आप अगर वेरिएबल बनाते हैं इनिशियलाइज नहीं करते तो वो खुद इसको इनिशियलाइज कर देता है ख़ास वैल्यू से, और वो वैल्यू जो है उसमें उसका नाम है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड एक वैल्यू है जिससे वो इसको इनिशियलाइज कर देता है, वो वेरिएबल जो आपने डिक्लेयर तो किया है लेकिन खुद उसको कोई वैल्यू दे के इनिशियलाइज नहीं किया, तो खुद उसको वो वैल्यू असाइन कर देता है। अच्छा, अगर अनडिफाइंड वैल्यू है तो ये किस टाइप की वैल्यू है? हर वैल्यू की कोई ना कोई टाइप है। जिस तरह मैंने कहा है जी 10 एक वैल्यू है, किस टाइप की? नंबर टाइप की। डबल कोट्स में लिखा हुआ ये वर्ड है लाहौर, किस टाइप की है? क्योंकि डबल कोट्स में लिखा है तो इसकी डेटा टाइप। तो हर वैल्यू की कोई ना कोई टाइप होती है। तो अनडिफाइंड जो वैल्यू है इसकी टाइप क्या है? ये नंबर है, स्ट्रिंग कैटेगरी का है या बूलियन का है? तो हमने देखा, अच्छा टाइप ऑफ, अगर इसकी वैल्यू देखें तो ये यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग रूल है, आपने याद रखना है। वैल्यू हमें प्रिंट करनी चाहिए थी, मैंने डेटा टाइप प्रिंट कर दी कि ये अनडिफाइंड वैल्यू जब प्रिंट करते हैं तब भी अनडिफाइंड आ रहा है। जब टाइप ऑफ देखते हैं कि अनडिफाइंड की टाइप बताओ तो उस वक्त भी क्या कह रहा है? अनडिफाइंड। तो अक्सर ये इंटरव्यू में पूछा जाता है अनडिफाइंड किस टाइप का है, तो आपने ये नहीं कहना जी ये स्ट्रिंग है। अनडिफाइंड जो वैल्यू है इसकी डेटा टाइप अनडिफाइंड ही है, यानी आपके पास 4 फिर डेटा टाइप बन गई। एक वेरिएबल या नंबर होगा या स्ट्रिंग होगा या बूलियन होगा या अनडिफाइंड होगा। और अनडिफाइंड जो वेरिएबल की टाइप है उसकी वैल्यू का नाम भी अनडिफाइंड है, यानी इस टाइप की एक ही वैल्यू है और वो वैल्यू भी अनडिफाइंड है। नंबर टाइप की बहुत सी वैल्यूज़ हैं, 1 भी नंबर है, 2 भी नंबर है, 3 भी नंबर है। बूलियन टाइप की कितनी वैल्यूज़ हैं? 2, और अनडिफाइंड की सिर्फ एक। 1, 2, स्ट्रिंग तो इनफाइनाइट हो गई, और नंबर की रेंज है जो भी यहाँ पे, क्योंकि सारी सपोर्टेड हैं, फ्लोटिंग भी और डबल भी, और ये भी इन्फिनिट एक सीरीज़ बन जाती है। तो आपके पास यहाँ पे जो अनइनिशियलाइज्ड हैं, जिसको अनइनिशियलाइज्ड इज अनडिफाइंड। अनडिफाइंड कीवर्ड है, आप खुद भी लिख के कर सकते हैं। जब मैंने कहा कीवर्ड है तो ये प्रॉपर कीवर्ड है, आप खुद भी लिख सकते हैं इसको, जैसा ट्रू फॉल्स कीवर्ड।
ठीक है जी। लेकिन इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, जिसको कोई वैल्यू नहीं मिलती वो क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। एक आपने ये रूल याद रखना है। अगर आपको कलेक्शन कोई चाहिए, जिस तरह एक से ज़्यादा टेस्ट मैंने लिए और स्टूडेंट के मार्क्स हैं, तो उसके लिए अरे बनाएंगे, जिस तरह 10, 20, 30 एक टेस्ट में अगेन जो है वो 12 आ गए एंड 56 एंड सो इज़ अ मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट इन 5 डिफरेंट टेस्ट। तो जब आपने मार्क्स डिक्लेयर करने हैं, कलेक्शन लेनी है, तो आपको अरे डिक्लेयर करनी है। और अरे जो है उसके लिए स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करेंगे। हर लैंग्वेज में यही सिंटेक्स, अरे के लिए अक्सर स्क्वायर ब्रैकेट ही है। कॉमा सेपरेटेड लिस्ट दे देंगे। और लेफ्ट हैंड साइड पे देखें, आपने सिर्फ लिखा लेट और आगे वेरिएबल का नाम लिख दिया, तो मार्क्स जो है वो एक अरे बन गई। ये राइट साइड से पता चल रहा है कि इसको जो वैल्यू दी गई है वो स्क्वायर ब्रैकेट में कॉमा सेपरेटेड लिस्ट है। लेफ्ट साइड पे कोई सिग्नल नहीं है कि सर हम लगाएं जी बताएं ये अरे है। ये सिंपल तरीके, अरे भी वैसी बनती है जैसे नंबर डिक्लेयर होता है, जैसे स्ट्रिंग डिक्लेयर होती है एंड सो ऑन। और इसको प्रिंट करना है तो उसके लिए भी लूप लगाने की ज़रूरत नहीं है कि 0 से इंडेक्स हो जाएं, चलते जाएं अरे की लेंथ तक। आप सिंपल console.log में अरे का नाम लिखें और ये अरे जो है इसको आप प्रिंट करके देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से आपने अरे को डिक्लेयर किया। अगर किसी एक स्पेसिफिक वैल्यू को आपने एक्सेस करना है तो अरे जो है उसके लिए वही टिपिकल इंडेक्स यूज़ होता है कि अगर मैंने सिर्फ पहली वैल्यू लिखनी होती तो स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स, या इसको सबस्क्रिप्ट बोलते हैं, सबस्क्रिप्ट शॉर्ट में सब, इंडेक्स सब 0। तो अब सिर्फ पहली वैल्यू जो कि 10 है वो प्रिंट होगी। इसी तरह अगर आप 2 करते हैं, दूसरी वैल्यू जो है वो इसमें प्रिंट होगी। ठीक है जी। सो इसी तरह से 0, 1, 2, 3, 4 पे लास्ट आ जाएगा। तो हमें लूप लगा के करना पड़ता था ना, जी जी प्रिंट कराने के लिए। जी जी बिल्कुल, 0 से लेकर एन तक। यहाँ आपने सिर्फ नाम लिखा तो प्रिंट हो गया। किसी एक स्पेसिफिक वैल्यू को चाहिए तो आप जो है वो उसका इंडेक्स लिख सकते हैं, राइट। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे डायनेमिक नेचर को ख़ास तौर पर याद रखना है, और अनडिफाइंड के रूल को किस तरह से, इसमें भी देखें। अनडिफाइंड और डायनेमिक नेचर को आपने याद रखना है। ये मैं आपको इसमें डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ। अगर आप 0 इंडेक्स लिखते हैं 10 प्रिंट हो रहा है, 1 लिखते हैं 30। अगर आप एक ऐसा इंडेक्स लिखते हैं जो इसकी रेंज से बाहर है, लाइक 0, 1, 2, 3, 4, उसके बाद आप 5 लिखते हैं, तो यहाँ पे अब क्योंकि ये 5 इंडेक्स तो एग्जिस्ट नहीं करता, तो अगेन देखिए मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में सिंटेक्स का सिर्फ फ़र्क होता है। ठीक है, सी लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं, इसका जो नेक्स्ट जो भी गार्बेज मेमोरी है रीड कर लेगा। जावा में क्या आता है, इंडेक्स आउट ऑफ अरे, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन थ्रो होती है। तो जावास्क्रिप्ट में एक ही उसने रूल रखा है, वेरिएबल है या अरे है, ऐसा इंडेक्स जिसको एक्सेस कर रहे हैं उसमें कोई वैल्यू नहीं है तो वो समझे इंडेक्स है लेकिन अनडिफाइंड, यानी इसमें ना एग्जिस्ट करने वाली बात नहीं कि हम कहेंगे कि 5 इंडेक्स पे अनडिफाइंड पड़ा है। इसी तरह आप अगर 50 इंडेक्स पे भी प्रिंट कर लें तो कहेगा 50 इंडेक्स, ये नहीं कहेगा 50 इंडेक्स है ही नहीं इसमें, वो कहेगा यहाँ पे क्या है, अनडिफाइंड। तो वो उसके लिए ऐसी है कि जैसे इस अरे की ये स्लॉट डिफाइंड नहीं। तो एक तो ये आपने कॉन्सेप्ट याद रखना है, इसमें अनडिफाइंड का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। दूसरा इसकी डायनामिक नेचर। एक तो ये इसका जो अनडिफाइंड, जिस तरह वेरिएबल में अनडिफाइंड है, इनिशियलाइज नहीं किया, जिस वेरिएबल को नहीं इनिशियलाइज किया उसमें अनडिफाइंड वैल्यू है। और वो इंडेक्स जो एग्जिस्ट नहीं करता अगर उसको एक्सेस करेंगे तो वो भी अनडिफाइंड है। अच्छा, इसके बाद डायनामिक जो नेचर है इसकी, ये भी उसी तरह से है। डायनामिक नेचर का क्या मतलब है, यानी ये अरे डायनामिक, आपके पास एक अरे है, लेट्स सपोज ये एम्प्टी अरे है, आपने इसको प्रिंट करें सो यू विल गेट एन एम्प्टी अरे जिसमें के कोई एलिमेंट नहीं। अब अरे का जो साइज़ है, सी लैंग्वेज में जिस तरह हम पढ़ते हैं, अरे का साइज़ फिक्स होता है।
अच्छा, ये सिर्फ इस कंस्ट्रेंट को ओवरकम करने के लिए एक पूरा डेटा स्ट्रक्चर है कि क्योंकि अरे का साइज़ फिक्स है और मुझे यहाँ बताना पड़ता है कि अरे ये 5 इंटीजर्स की है, 5 नंबर्स की है, कितने की है, तो उसके बाद उसमें ना एडिशन होगी, यानी एलिमेंट्स कम ज़्यादा नहीं हो सकते, 5 ही की ही मेमोरी रिजर्व होती है। ये अरे बहुत डायनामिक है। आप एम्प्टी अरे लें और आप उसके बाद इसमें खुद से वैल्यूज़ चाहे तो प्लेस करवाते हैं। मार्क्स अब 0, उसके बाद मैं कहूँ जी 0 इंडेक्स पे 90 रख दो, और इसके बाद आप कहें जी यहाँ से 1 इंडेक्स है, इस पे मे बी 80 रख दो। इसके बाद आ जाए 2 इंडेक्स, इस पे आपने 40 रखवा दिया। 3 इंडेक्स है, इस पे आपने कोई और वैल्यू रखवा दी। सो यू स्टार्ट विद एन एम्प्टी अरे एंड कीप ऑन एडिंग वैल्यूज़ ऐड करते जाएं, और ये इनफिनाइट तक चलती जाएगी। ये कभी ये नहीं होगा कि अरे का साइज़ ख़त्म हो गया या फिक्स। यहाँ पे क्वेश्चन है, अगर हम एरे ही बना रहे हैं तो हमें स्टार्ट में खाली ब्रैकेट्स लगाने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ये बहुत से, अभी तो आपने पढ़ा ही नहीं, ये सबसे कॉमन केस होगा। ये आपके पास आ गया 30। सम टाइम आपके पास एक आम सी एग्जांपल है कि मैं जो है वो दराज में आता हूँ, मुझे बताओ कि यहाँ पे ये मेरे पास एक काउंटर है, ये बास्केट खाली नज़र आ रही, बताओ ये बास्केट खाली नज़र आ रही, यहाँ पे मैंने जूम किया, या आप KFC की साइड, ये मैंने आपको ये साइड जो है ना मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाता हूँ, इसको एज असाइनमेंट में देता हूँ। पहली दूसरा प्रोजेक्ट ये मेरा होता है, ये मैंने आपसे पूरी साइड ये रिएक्ट में बनवानी है। ये सेकंड प्रोजेक्ट हर सेकंड वीक का, हम किसी भी मेन्यू में आ जाते हैं। ये ऑलरेडी मैंने पढ़ा रहा था, तो बास्केट में कुछ ऐड भी हैं आइटम्स। ये इस वक्त बास्केट में कितनी आइटम नज़र आ रही है? 0। तो इस लाइक दिस एम्प्टी अरे, ये अरे ही पीछे बेटा मेंटेन हो रही है। पहली दफ़ा जब यूज़र वेबसाइट पे आएगा तो बास्केट में कितनी आइटम्स होंगी? एम्प्टी अरे होगी। जैसे जैसे वो ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेगा तो ये अरे में डायनेमिकली वैल्यूज़ ऐड होती जाएंगी। बिकॉज आपको पहले नहीं पता, यू कैन नॉट गेस बिफोर हैंड कि अरे में कितना डेटा रखें। यू स्टार्ट विद एन एम्प्टी अरे एंड देन लेटर ऑन जैसे जैसे वो क्लिक कर रहा है इस अरे में डाटा ऐड करते हैं। आपका क्वेश्चन था हमें ज़रूरत क्यों? उस वक्त ना नल से मैंने शुरू करना है, ना मैंने अनडिफाइंड रखना है। मैं चाहता हूँ अरे ही रहे, स्ट्रक्चर उसका प्रॉपर रहे, लेकिन डेटा जो है रन टाइम पे किसी इवेंट के अगेंस्ट में ऐड करूँगा। ठीक है जी। तो इसके यूज़ केस अभी आपको ज़्यादा समझ आएंगे जब आपको इस UI के सिनेरियो में इसको यूज़ करेंगे। ठीक है ना। तो अब ये चाहें तो आप यहाँ से, आपको एक पैटर्न नज़र आ रहा है, आप लूप लगाएं, जितने मर्जी ऐड करते जाएं। तो आपको यहाँ से ये देखें, उसने अरे में बता दिया, ये एम्प्टी अरे थी पहले, अब इसमें 4 एलिमेंट्स। सिर्फ ये जो फिक्स होना है ना, इस कंडीशन की वजह से एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स फिर पढ़ते हैं हम C में, क्योंकि अरे का साइज़ फिक्स है। अगर आपने डायनामिक रखना है, रन टाइम पे जितने एलिमेंट चाहें ऐड कर सकें, डिलीट कर सकें, तो उसके लिए फिर लिंक लिस्ट आप पढ़ते हैं पूरा, कि लिंक लिस्ट मुझे ज़रूरत है जब मैंने डायनामिकली डेटा ऐड करना है या जिसको चाहूँ डिलीट भी कर सकूँ, क्योंकि वहाँ पे कंडीशन है कि अरे में एक दफ़ा जब डिक्लेयर करते वक्त साइज़ बता दिया, साइज़ फिक्स है, और आप अरे को डिलीट भी नहीं एलिमेंट कर सकते। अब मज़े की बात यह है कि ये एक ऐसी अरे है जिसमें रन टाइम पे ऐड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं, सारा काम कर सकते हैं। ये अरे की वजह से जावास्क्रिप्ट ने लिंक लिस्ट दी नहीं, वो कहता है ये अरे को ही एज अ लिंक लिस्ट यूज़ कर लो, कि जो जो डेटा आता जा रहा है बस इसमें ऐड करते जाओ, ये ग्रो करता जाएगा खुद ही इसका मेमोरी में साइज़, और जिस एलिमेंट को चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। अच्छा, जावास्क्रिप्ट में स्टैक भी नहीं है, जिन्होंने यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, पुश पॉप, वो भी सारे फंक्शन इसी में ही सपोर्टेड है, इसी के थ्रू ही कर लेते हैं। जावास्क्रिप्ट में क्यू भी नहीं है, वो भी यही अरे ही काम करती है, NQ DQ सारा करना। तो ये अरे को पे पूरा एक मेरा डिटेल में लेक्चर होगा। अभी मैं पहले लेक्चर में इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ बेसिक फीचर्स, क्योंकि ये बड़ा एक्सटेंसिवली यूज डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है ना।
तो इसलिए इसको हम पहले एक दफ़ा टूर लेते हैं सारी डेटा टाइप्स का, फिर इनको डिटेल में आगे पढ़ें। अभी बूलियन पे मैंने बहुत डिटेल बतानी है, इसका ट्रूथी फॉल्सी का क्या कॉन्सेप्ट है, ये ट्रू फॉल्स कीवर्ड के अलावा बाकी सिस्टम कैसे ट्रू फॉल्स का चलेगा, इस पर बड़ी डिटेल है। तो पहले लेक्चर में हम एक टूर कर रहे हैं, तमाम डेटा टाइप्स को डिक्लेयर करना सीख लें, प्रिंट करना, बेसिक उसकी फीचर्स। देन हम इसको एक्सप्लोर कर, स्ट्रिंग की पूरी लाइब्रेरी है, स्ट्रिंग में अपर केस, लोअर केस, सब स्ट्रिंग, सर्च करना, स्ट्रिंग में फाइंड करना, एंड सो ऑन, देयर लॉट ऑफ डिटेल। As a first, I just want to introduce what the data types are, how to make these variables, dynamic nature of JavaScript programming language और ये सारी चीज़, ताकि आप एक दफ़ा रिव्यू ले लें और उसके बाद हम इनको हर एक को ज़रा थोड़ा सा डिटेल से टैकल करेंगे। अभी इसमें नल कीवर्ड में और अनडिफाइंड में क्या फ़र्क है, मैंने नल को अभी इंट्रोड्यूस नहीं किया। सो जैसे जैसे टाइम आएगा मैं और इसमें डेटा टाइप्स इंट्रोड्यूस करता जाऊँ। अभी मैंने फंक्शन को इंट्रोड्यूस नहीं किया। आप कहेंगे फंक्शन होता है या कोड होता है या डेटा होता है, लेकिन इंटरेस्टिंग इसमें एक पैराडाइम है फंक्शनल प्रोग्रामिंग। यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, अब रिएक्ट और नोड के लिए हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं फंक्शनल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। उसमें हम देखते हैं फंक्शन भी एक डेटा टाइप है। हालांकि फंक्शन या डेटा वेरिएबल होता है, हम कहते हैं ना या अरे या फंक्शन है, यानी फंक्शन में तो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होती है, कोड लिखा जाता है, वो डेटा टाइप थोड़ी जो डाटा सेव करेगा, बट ऐसा नहीं है। आप देखेंगे फंक्शनल प्रोग्रामिंग कितना स्वीट आर्किटेक्चर। ये बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको अच्छे तरीके से सीखनी है, फिर आगे हम इंशाल्लाह रैक की तरफ जाएंगे। तो एक दफ़ा हम इसका टूर लेते जाएंगे, इसलिए कुछ जो क्वेश्चंस आप पूछते हैं अगर मैंने नहीं इंट्रोड्यूस किए तो मैं वक्ती तौर पर उसे इग्नोर कर रहा होता हूँ। जिस तरह रेफरेंस टाइप क्या है, अभी मैं इस कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं डालना चाह रहा। हाँ, आई विल एक्सप्लेन कि वैल्यू टाइप और रेफरेंस टाइप, डीप कॉपी, शैलो कॉपी, ये उस वक्त मैं ज़्यादा इस पर फोकस रखूँ। यानी अगर आप बगैर सोचे समझे हर चीज़ कोई बेहंगम पढ़ा रहे हो तो कभी स्टूडेंट्स सही सीखते नहीं, बल्कि उल्टा कंफ्यूज होते हैं। इसलिए जो मैं बता रहा हूँ इसी पे ही हम अभी डिबेट रखते हैं, उतनी ही फीचर्स स्टेप बाय स्टेप इसको अनफोल्ड करते जाएंगे, मज़ीद इसकी तहें खोलते जाएंगे। सो डायनामिक नेचर के बारे में क्लियर होगी जी बात, ठीक है जी। और अनडिफाइंड अरे का जो इंडेक्स है, साइज़ है, ना इंडेक्स अरे के साइज़ का इशू आता है, ना इसमें कभी ये इशू आता है। अच्छा, एक और अरे के बारे में आपने पढ़ा होता है, अरे की डेफिनेशन ही ये पढ़ते हैं, अरे एक ऐसी कलेक्शन है जिसमें कंटिगुअस मेमोरी एलोकेशन होती है, 0 1 साथ साथ कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन होती है, और उसका साइज फिक्स्ड होता है, सिमिलर टाइप्स की कलेक्शन होती है। ये तीनों डेफिनेशंस ही चैलेंज होती हैं आपके पास जावास्क्रिप्ट में। साइज फिक्स होता है, नहीं वेरिएबल भी हो सकता है, सारी एक ही टाइप की वैल्यू होगी, नहीं यहाँ मिक्स भी हो सकती हैं। कंटिगुअस मेमोरी एलोकेशन है, यहाँ नॉन कंटिगुअस भी हो सकती है कि कुछ वैल्यूज़ में पहले 3 इंडेक्स पे रखा दूँ, कुछ इंडेक्स छोड़ के फिर बाकी रखवा दूँ, दरमियान में गैप छोड़ दूँ। यानी ये अरे जो आपने बेसिक डेफिनेशन पढ़ी है मोस्ट ऑफ लैंग्वेजेस में, तो जिस तरह यहाँ से देखें कंटिगुअस होने के हवाले से कि अगर मेरे पास जिस तरह हमने साइज़ के लिहाज से देख लिया, साइज़ का कोई इशू नहीं है, ना आपको डिक्लेयर करते हो बताना है, ना ये साइज़ का भी ख़त्म होना। फिज़िकल लिमिटेशन हो सकती है, आपका रैम कितनी हो, हार्डवेयर ख़त्म हो जाए, उसमें कैपेसिटी ख़त्म हो जाए, इसलिए इसको कहते हैं कि इनफाइनाइट मेमोरी सपोर्टेड, यानी आपके हार्डवेयर में लिमिटेशन है कि आप मेमोरी नहीं है, अरे में एलिमेंट कहाँ से आएगा। सॉफ्टवेयर में लिमिटेशन नहीं रखी कि 10 करोड़ के बाद 20 करोड़ के बाद मज़ीद नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर में इनफाइनाइट है, जस्ट लाइक लिंक लिस्ट, यू कीप ऑन एलोकेटिंग मेमोरी अनलेस इट्स अवेलेबल। अब आ जाते हैं अरे में नॉन कंटिगुअस कैसे हो सकता है। आप सोच रहे होंगे ये कैसे हो सकता है, तो आपके पास अगर ये अरे है, लेट्स सपोज मैं इसी को लेता हूँ, अब इसमें 0 से 5 तक पढ़ी है, हो सकता है इसके बाद मैं मार्क्स में देखें, अगर आप किसी ये लेट्स सपोज 12 है, 12 की जगह 40 करना है, तो आप देखते हैं 0 1 2 3 इंडेक्स पे आपने 40 रखवा दिया।
console.log में आपने लिखा marks, so you will get, sorry, सेमीकोलन पर लगाना ज़रूरी नहीं है, आप चाहें तो सेमीकोलन को स्किप कर सकते हैं। ये आपके पास 12 की जगह क्या आ गया, यहाँ पे देखें मार्क्स। अच्छा, अगर आप यहाँ पे कर दें 10 इंडेक्स पे 40 को आ दें, तो ये 0 है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 7 8 9 छोड़े डायरेक्ट 10 पे चले गए। कंटिगुअस मेमोरी एलोकेशन का फिर कॉन्सेप्ट नहीं रहा, ये भी एक्सेप्ट कर लेगा। और इसको प्रिंट करें, अगर आप CLS करता हूँ मैं, तो वो कहेगा कि 10 से लेकर 56 है, फिर 5 एम्प्टी स्लॉट्स हैं और फिर 40 पड़ा। यानी आप जो मेमोरी एलोकेट करें, जो इसमें डाटा सेव करें, ज़रूरी नहीं कंटिगुअस हो, वो फिक्स नहीं, डायनामिक हो सकता है, साइज़ उसका फिक्स नहीं है, सिमिलर वैल्यूज़ नहीं, एक ही अरे में कुछ नंबर भी रखवा लूँ, स्ट्रिंग भी बूलियन मिक्स भी कर सकते हैं। अच्छा, अगर ये 5 एम्प्टी स्लॉट्स हैं और आप इन एम्प्टी में से किसी इंडेक्स को प्रिंट करते हैं, फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं मार्क्स सब, लेट्स सपोज 7 इंडेक्स की मैं ले लेता हूँ, तो वो कहेगा ये जो 7 इंडेक्स है इस पर क्या पड़ा है जी, एम्प्टी अनडिफाइंड। तो हमें पता चल जाएगा कि ये इंडेक्स अनडिफाइंड। लेंथ अगर हम देखें, अच्छा कितने मेंबर्स हैं, इसमें एक प्रॉपर्टी है, यू कैन चेक लेंथ। अब आपने 10 इसमें रख दिया, पहले तो वैसे लेंथ का कॉन्सेप्ट क्या है, लेंथ बताता है कितने एलिमेंट्स हैं इसमें। लाइक मैं अगर लगता हूँ मार्क्स डॉट लेंथ इस अ प्रॉपर्टी, सो इफ वी कॉल इट, सो बता देगा 5 एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स हैं, 0 से 4 तक इंडेक्स है, इंडेक्स एक काम होता है लेंथ -1 तक, 0 से 4 5 एलिमेंट। अगर आपने इसमें कुछ वैल्यूज़ ऐड कर दी, लाइक मैंने 10 इंडेक्स पे चला गया, तो 5 ये वैल्यूज़ हैं और एक ये वैल्यू है 6, वैल्यूज़ 5, लेकिन अरे का जो कॉन्सेप्ट है बहरहाल वो मेंटेन रहता है। तो वो क्योंकि हमें जो शो करता है, आपने देखा है, देखें यहाँ से जो शो करता है ना, इसी से आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि वो शो इसको एज वन ग्रुप ही कर रहा है। तो इसका मतलब है कि लेंथ ओवरऑल ये सारी स्लॉट्स को ही काउंट करके वो बताएगा, क्योंकि वो उसको काउंट कर इस रहा है। केस में ये अनडिफाइंड क्यों नहीं नहीं कर रहा? नहीं अनडिफाइंड है या नहीं, वो बता रहा है कि ओवरऑल इसका फैलाव कितना, स्प्रेड कितना। उसने कहा 11 एलिमेंट्स हैं, 5 इसमें अनडिफाइंड पड़े। जो लास्ट इंडेक्स है, हाईएस्ट इंडेक्स जिस पे वैल्यू आपने रखवाई है +1, हाईएस्ट इंडेक्स जिस पे रखवाई है वैल्यू वो क्या है 10, तो 10 + 1। अब पीछे चाहे आपने खाली छोड़ दिए या वहाँ भी डाटा रखा है या नहीं रखा, ठीक है जी। तो वो ये नहीं बताता कि वैल्यूज़ कितनी है, वो बताता है ओवरऑल रेंज क्या है अरे की। अब 11 का मतलब ये है कि उसमें 11 वैल्यूज़ हैं। हाँ, कुछ वैल्यूज़ अनडिफाइंड भी हो सकती हैं, अनडिफाइंड को भी एज अ वैल्यू बोले हैं, वो हमने देखा है, ठीक है जी। तो इस सेंस में वो देखते हैं जी। जी अभी ऑनलाइन कोई कमेंट कर रहे थे, क्लियर हुई बात तैयब? जी सर, ये जब आपने 7 रखा था इसके इंडेक्स में, तो एक बार इसने अनडिफाइंड दी थी वैल्यू। जी बिल्कुल, क्योंकि जो वैल्यू आप मिसिंग इंडेक्स हैं वो उसको अनडिफाइंड ले रहे हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, आप एक अरे में हो सकता है मैं ले लूँ, एक नंबर 1 है, एक उसका एड्रेस रख लूँ, कोई मे बी ट्रू फॉल्स रख लूँ, कोई न्यूमेरिक रख लूँ, कुछ भी ABC रख लूँ। सो यू कैन हैव एन अरे दैट हैज़ मिक्स्ड डेटा टाइप। इसकी अरे बहुत ही फ्लेक्सिबल है, बहुत ईजियर है कि आप इसमें जो है वो कुछ भी रखवा सकते हैं, किसी भी तरह से डायनामिकली इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं और किसी भी तरह से आप इसके साथ ऑपरेट कर सकते हैं। अच्छा जी, ये मेरे पास आ गई। ये अभी अरे पे हम अरे के फंक्शंस को पढ़ेंगे हम पूरे लेक्चर में। अरे में डेटा अगर इतनी ही कॉमनली यूज डेटा स्ट्रक्चर है, अरे में डेटा पड़ा है, तो उस डाटे पे अगर मैंने उसको मैप करना है, सॉर्ट करना है, सर्च करना है, फ़िल्टर करना है,
फाइंड करना है, पार्शली देख रहे हैं ये चीज़ इंक्लूडेड है या नहीं, किसी भी तरह का मैंने ऑपरेशन करना है, तो वो किस तरह से फंक्शंस इसमें हैं जो बिल्ट इन वो कैसे काम करते हैं, उस पर हम डिस्कशन करेंगे अरे को डिटेल में। आगे आ जाते हैं ऑब्जेक्ट से इंट्रोड्यूस। अभी पहले जस्ट इंट्रोड्यूस करते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है ये याद रख लें। अरे में आल्दो मिक्स्ड टाइप ऑफ वैल्यूज सपोर्टेड हैं, लेकिन आमतौर पर ये इतना अच्छा प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस नहीं है कि आप अरे में मिक्स टाइप्स रखें। अरे को उसी स्पिरिट में यूज़ करें, नंबर्स की है तो सारे नंबर्स हों, स्ट्रिंग्स है तो सारी स्ट्रिंग्स, ठीक है जी। अनलेस यू हैव अ वेरी क्लियर रिक्वायरमेंट कि आपको किसी वजह से डाटा अरे में मिक्स टाइप का रखना पड़ रहा है, कोई टेम्परेरी ऐसा कोई सीन है। ऑब्जेक्ट जो है इस मोर लाइक अ रिकॉर्ड, जिस तरह डेटाबेस में एक रिकॉर्ड होता है कि मैंने एक प्रोडक्ट है, ई कॉमर्स की वेबसाइट बना रहा हूँ, करली ब्रेसिस में आप इसको लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट की बजाय करली ब्रेसिस में, किसका आईडी है 1 है, इसका टाइटल जो है ये एक प्रोडक्ट है, मोबाइल फ़ोन है, इसी तरह इसकी प्राइस मैं ले सकता हूँ मे बी 50,000 है, अवेलेबल है या नहीं स्टॉक में, ट्रू फॉल्स ये ले सकते हैं। सो ऑब्जेक्ट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़। अगेन जिस तरह अरे है इसमें 4 वैल्यूज़ हैं, लेकिन ये चारों इसी प्रोडक्ट से रिलेटेड है, हर एक की डिफरेंट डेटा टाइप हो सकती है, तो मिक्स डेटा टाइप एक कंप्लीट रिकॉर्ड अबाउट एन एंटिटी, उसके लिए आप ऑब्जेक्ट। अच्छा, इसको यूनिवर्सिटी में आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरफ अगर आप सोच रहे हो कि भाई अगर ये ऑब्जेक्ट है तो किस टाइप का है, ऑब्जेक्ट इज़ एन इंस्टेंस ऑफ क्लास। क्लास बनाई नहीं, पहले ही ऑब्जेक्ट बना दिया है, मतलब इट सीम्स वेरी ऑकवर्ड कि इसको ऑब्जेक्ट हम कर। इट्स मोर लाइक अ स्ट्रक्चर इन सी लैंग्वेज। स्ट्रक्ट पढ़ा है, स्ट्रक्चर, इट्स मोर लाइक अ स्ट्रक्चर, लेकिन इसमें फंक्शंस भी लिख सकते हैं। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये आपके पास डेटा कंटेन करता है। अगर इसको प्रिंट करना है, इंटरफेस कह सकते हैं इसको जावा में जो। इंटरफेस में डाटा नहीं होता बच्चे। इंटरफेस अगर हम कहेंगे तो इस इंटरफेस विद डेटा, अगर हम इंटरफेस कहें तो वो फिर इंटरफेस में यू डोंट स्टोर द डेटा। यहाँ मैं डाटा भी सेव कर रहा हूँ, इसलिए मिस फातिमा हम इसको इंटरफेस के करीब नहीं कह सकते, स्ट्रक्चर के करीब कह सकते हैं कि स्ट्रक्ट लाइक सी प्लस प्लस, जिसका स्ट्रक्चर। अच्छा जी, लेकिन चलें, अच्छी बात है, आपको ये पता है कि इंटरफेस भी किसी बला का नाम है। ये मुझे खुशी हो रही है। एटलीस्ट यू नो व्हाट द इंटरफेस इज, देयर एग्जिस्ट समथिंग सिमिलर टू दिस। जी जी, अभी मैं उस पर आता हूँ। नेस्टिंग नहीं अभी मैंने की वो उस पर मैं। अच्छा, अब इसको प्रिंट करना है अगर, तो प्रिंट करने में आप उसी तरह लिखें जी प्रोडक्ट। इतना सिंपल है कि आपने किसी भी वेरिएबल को प्रिंट करना है, console.log में उसका नाम दें, वो सारी डिटेल प्रिंट कर, सारी डिटेल प्रिंट कर दे। अरे का नाम लिखें, सारी अरे आ जाए। तो डिक्लेयर करना, प्रिंट करना, अगर किसी एक, अच्छा अब थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी है जो आपने याद रखनी है क्योंकि आगे इसका बहुत यूज़ होना है इस तरह से। ऑब्जेक्ट किस चीज़ की कलेक्शन है? आमतौर पर अरे को हम कहते हैं कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़, कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़। वो वैल्यू होगी इन्हीं प्रिमिटिव में किसी टाइप की, हर वैल्यू या नंबर या स्ट्रिंग या बूलियन या अनडिफाइंड हो, इसके अलावा नहीं कोई और वैल्यू। ऑब्जेक्ट क्या है? क्या ये भी कलेक्शन ऑफ वैल्यू? इसको हम कहते हैं ये कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज है, कलेक्शन ऑफ, या यूं कह लें कि वैल्यू पेयर्स। ये वर्ड ज़रा आपने याद रखना है। ऑब्जेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स, यानी हम जो प्रॉपर्टी और की वैल्यू पेयर जो है दैट बिकम्स वन प्रॉपर्टी। की वैल्यू पेयर को एक प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या हो गया? मैं ये कहूँगा इस ऑब्जेक्ट में
4 की वैल्यू पेयर्स हैं, यानी 4 प्रॉपर्टीज हैं इस ऑब्जेक्ट में। 4 प्रॉपर्टीज हैं। हर प्रॉपर्टी का हमेशा कोई ना कोई नाम होता है, उसको की बोलते हैं। किस वैल्यू की क्या है? अवेल। और उसकी वैल्यू एक बूलियन ट्रू है। इस तरह ये जो प्रॉपर्टी है प्राइस इसकी की है और 50,000 इसकी वैल्यू। तो वो इसे ऑब्जेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज, वेयर प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी एक की वैल्यू पेयर को कहते हैं। ऑब्जेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज यानी की वैल्यू पेयर्स, जबकि अरे सिर्फ वैल्यूज की ही कलेक्शन, उसमें कीज नहीं होती, उसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। वो ऑर्डर्ड कलेक्शन है, बस 0 1 2 3 की खुद ही बन जाती कि 0 इंडेक्स हो गया। ठीक है, यहाँ मर्जी से आप दे सकते हैं। तो किसी भी एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को अगर रेफर करना है, लाइक टाइटल की वैल्यू सिर्फ प्रिंट करवानी, पूरा ऑब्जेक्ट नहीं, तो डॉट ऑपरेटर यूज होता है। डॉट के बाद उस प्रॉपर्टी का नाम लिख की लिख दें, की उसका नाम लिख। अब अगर आप प्रिंट करें, आपने लिखा है लें मोबाइल फ़ोन आ गया। असल में पहला 1 घंटा आज इंट्रोडक्शन पे लग गया। मोबाइल फ़ोन, ठीक है जी। सो इसी तरह अगर आपने प्राइस प्रिंट करनी है, प्राइस प्रिंट कर लें। किसी एक प्रॉपर्टी को रेफ़र करना है, डॉट के थ्रू कर लें, इंडेक्स नहीं, उसका की के थ्रू। ठीक है जी। सो यू कैन प्रिंट कंप्लीट ऑब्जेक्ट यूजिंग जस्ट एन ऑब्जेक्ट नेम और किसी एक को। अच्छा, आपके पास रियलिस्टिक डेटा क्या होता है? कोई रियल प्रॉब्लम करते हैं आप। रियल एग्जाम्पल क्या है जी? ये जो अभी तक हमने पढ़ा है, इसमें कोई वेबसाइट का एक्चुअली जो ई कॉमर्स का स्टोर की एग्जांपल ले लें। जो एक्चुअल आपके पास प्रोडक्ट होती है वो इतनी सिंपल नहीं होती कि उसमें इस तरह सीधी सीधी जो है वो प्रॉपर्टीज़ पड़ी। नाम आपने प्रॉपर्टी या फील्ड भी इसको बोलते हैं, फील्ड। ठीक है, 4 फील्ड्स हैं। रियल एग्जांपल में क्या होता है कि प्रोडक्ट्स में बहुत डेप्थ में आपको इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करनी पड़ती है। लाइक ये जो मोबाइल फ़ोन है, इसका टाइटल क्या है, इसकी प्राइस क्या है, अवेलेबल है या नहीं, कितने यूनिट्स पड़े हैं, सप्लायर क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, इसकी पिक्चर्स को सैंपल आपने नोट की, इस पे कितने रिव्यूज़ आए हैं, हर रिव्यू के बारे में, इस मोबाइल के बारे में किसने रिव्यू किया है, कितने पॉजिटिव रिव्यू है, रेटिंग क्या है। देयर लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू रिकॉर्ड अबाउट एन ऑब्जेक्ट। इसको ऑब्जेक्ट में उस प्रोडक्ट के बारे में सेव करो, तो वो बड़ा नेस्टी डेटा स्ट्रक्चर बनता जाता है। लाइक मैं कहूँ जी ये मोबाइल फ़ोन है, आप देखें ये मोबाइल फ़ोन 2 कलर्स में अवेलेबल है जी, तो मैंने कलर्स भी सेव कर लिए। अब 2 कलर्स हैं, अगेन कलेक्शन है, और सिर्फ कलर्स का नाम ही रख लिया कि ये वाइट और में भी जो कॉमनली चलते हैं जी, ब्लैक और लेट्स से रेड कलर में अवेलेबल है। तो एक प्रोडक्ट, इसके कलर्स आपने किस में रख लिए? नेस्टेड में। और जो स्टॉक था या यूनिट्स थे, कितने यूनिट्स पड़े हैं स्टॉक में? 50 यूनिट्स पड़े हैं। अब आप जो है वो कहते नहीं 50 यूनिट्स नहीं, मुझे एग्जैक्ट बताओ कि ब्लैक कलर के कितने पड़े हैं स्टॉक में और रेड कलर के कितने पड़े हैं। कि मे भी एक वेबसाइट पे आते हैं तो जब आप रेड पे करें तो क्या है, यू कैन बाय ब्लैक फॉर द टाइम बीइंग आउट ऑफ स्टॉक है, ब्लैक कलर में भी ख़त्म हो गए। जब आपने वेबसाइट में उसको देना है तो ये नहीं कि मोबाइल फ़ोन 50 है 50 ही वो ब्लैक के ऑर्डर कर दे, क्लाइंट को कहेगा इतने तो यार अवेलेबल ही नहीं। कॉमन सेंस से आप चल रहे। तो अब जब आप इस डिटेल में जाएंगे तो फिर ये नहीं होगा भी 50 हैं, आप हर मोबाइल के साथ नोट करेंगे कि ये भाई 30 ब्लैक कलर के हैं और 20 ये हैं। अब ऐसे तो नहीं नोट कर सकते। जब भी आपने इसको नेम्ड एंटिटी से करना है तो यू विल एक्चुअली कन्वर्ट द सिंपल स्ट्रिंग्स इनटू फर्दर ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे ये फिर एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा जिसमें नेम इसका कलर्स में इसका
कलर जो है वो ये है, और जो स्टॉक में लेफ्ट को जो यूनिट्स पड़े हैं वो 20 हैं। इसी तरह से ये जो दूसरा मोबाइल है इसमें 2 कलर्स हैं, रेड और ये में भी जिस तरह पहले हमने कहा 30 पड़े हैं और ये 20, इस तरह 50 बन रहे हैं। तो जब भी टोटल स्टॉक शो करना है तो जितने भी कलर्स में अवेलेबल है हर कलर को, अब अगर गारमेंट्स का बना रहे होंगे तो आप देखेंगे कि ये जो कपड़े हैं ये स्मॉल मीडियम एक्सल कितने में है, एक्सल के कितने पीस पड़े हैं गोदाम में, मीडियम के कितने पड़े हैं, स्मॉल के कितने पड़े हैं। ऐसे नहीं होता कि आप नोट कर लें जी ये जो कपड़े ये जो क्लॉथ है इसके 50 यूनिट, तो आपको डिटेल में उसको नोट करना है। और हर ऑब्जेक्ट को हमेशा एक आईडी असाइन करते हैं, स्टॉक में हमेशा उसको एक आईडी इस तरह मिलेगा जो यूनिक होगा, ठीक है जी। सो अब अगर आप इसको सारे को प्रिंट करना है तो अगेन आप प्रोडक्ट लिखें तो ये आपके पास आ जाएगा इसकी कंप्लीट डिटेल, कोई उसमें प्रोग्रामिंग की ज़रूरत नहीं है, ये उसने पूरी डिटेल दे दी कि ये एक ऑब्जेक्ट है जिसमें आईडी एक नंबर है, टाइटल एक स्ट्रिंग है, प्राइस इतनी है, अवेल ट्रू है, और कलर्स में एक अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। कलर क्या है? खुद अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है जिसमें हर ऑब्जेक्ट उस कलर की कंप्लीट डिटेल रखता है, कलर का नाम क्या है, कलर का कोड क्या है, कलर का थंबनेल क्या है, मे बी हर कलर वाइज पिक्चर्स आप रख रहे हैं कि रेड पे क्लिक करूं तो रेड कलर की पिक्चर्स आ रही हैं, मैं ब्लैक पे क्लिक करूं तो ब्लैक की। अब पिक्चर, स्टॉक, प्राइस, अब प्राइस 50,000 नहीं है भाई, जो ब्लैक कलर कॉमन है यही बेस प्राइस है, लेकिन जो रेड है इसके 55,000 है, 5,000 एक्स्ट्रा लेने। बाज़ का कैपेसिटी वाइज वेरिएशन है कि भाई आपके पास 4 GB में 50,000 के, अगर 8 GB में लेना है तो आपको 60,000 देना पड़ेगा। तो प्राइस फिक्स नहीं हुई, एक प्राइस नहीं है प्रोडक्ट की। अब प्रोडक्ट प्राइस इज बेस्ड ऑन दी वेरिएशंस, और वेरिएशन में एक कलर वाइज ही ज़रूरी नहीं वेरिएशन हो, साइज भी हो सकता है, या इस सूरत में कैपेसिटी भी है। अगर रेड में 2 GB वाला है तो ये प्राइस है, रेड में 4 GB है तो ये प्राइस है। तो जैसे जैसे रिक्वायरमेंट्स बढ़ती जाएंगी, जिस तरह अभी हमारे ये यहीं पे इंटर्नीज ने, पता नहीं इसको अभी लाइव किया है कि नहीं, ये अभी साइट हमने जो है वो बनाई है, इसमें यहीं पे इंटर्नशिप के ही स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने ये साइट ही हमने एक यूरोपियन क्लाइंट है उसके लिए बनाई। कोई भी हम इसमें ले लेते हैं प्रोडक्ट, इसको ओपन कर लेते हैं न्यू टैब में, ठीक है। अब यहाँ पे देखें आप, अब ये पोर्शन सबसे मुश्किल प्रोग्रामिंग का है जिसमें वो बार बार आते हैं सर ये चेक, इसकी लॉजिक को टेस्ट करना कि ये इसकी प्राइस इतने पाउंड है मीडियम में और ये कलर मुझे चाहिए, ये जो है अभी 5 दिन बाद आएगा भाई। इसमें स्मॉल अवेलेबल है, लार्ज अवेलेबल है, कौन सा एक्सेल में ये अवेलेबल है, यस इन स्टॉक है, ये कुछ आउट ऑफ स्टॉक है, और प्राइस भी वेरी कर सकती है कि इस साइज़ में ये कलर। तो ये जो पोर्शन है साइज़ और कलर की सिलेक्शन की बेस पर आप बताते हैं स्टॉक में है या नहीं, क्वांटिटी है। ये जो 2 मैंने पीस लिए हैं ये दोनों एक्सेल में इस रेड कलर के हैं, ठीक है ना। अब ये अभी डेटा अभी इस पे काम कर रहे हैं, ये पिक्चर उसके मुताबिक होनी चाहिए। अगर रेड वाला था इसमें ब्लैक पे क्लिक करूं तो यहाँ पे ये नेविगेट करना है, इस पे ब्लैक पे, इस पे क्लिक करूँगा ये इस पे नेविगेट करना है, इसमें सिर्फ फिर इसी कलर के हों कि आप उसी का रिप्रेजेंटेटिव इमेज दिखाएं कि मैंने अगर ये मोबाइल फ़ोन ब्लैक कलर में देखना है तो मुझे ब्लैक की पिक्चर दिखानी है ना, अगर मैं रेड पे क्लिक करता हूँ तो मुझे रेड की दिखानी है। तो ये सारी ये डाटा सेव कैसे करेंगे हम, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स में सेव होना, फिर रन टाइम पे जब क्लिक किया जाएगा तो हम इसको प्रोसेस करके सारी इसी पे ही लॉजिक लिखेंगे कि मुझे इसी की ही प्राइस, इसी के इमेजेस सिर्फ आगे शो करने और इन यूआई के टैग्स को अपडेट करने। तो ये ज़रूरी है बहुत सी प्रोडक्ट्स में। अब अगर आप आ जाएं यहाँ पे तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स में आ जाएं,
यहाँ पे गारमेंट्स नहीं है, यहाँ पे जो है वो और मोबाइल का जिस तरह कॉमन मैंने बताया कैपेसिटी वाइज वेरिएशन हो सकते हैं, यहाँ और वेरिएशन है, यहाँ और वेरिएशन है आपकी कि भाई आपने ड्रिंक कौन सी लेनी है, चॉइस एडिशनली अगर और ऐड करते हो तो ये आएंगी। अब ये आप कैसे सेव करेंगे कि इस प्रोडक्ट के साथ ये ऑप्शंस हैं और इनमें से कोई एक ही लेनी है। ये पहले तो मैंने यूआई ड्रॉ करना है, फिर उसको डायनामिकली इनपुट लेके मैंने मैनिपुलेट कर। अगर सिंपल बेसिक प्रोग्रामिंग इंटेंसिव नहीं, बेसिक साइट बना रहे हैं तो वो वर्डप्रेस में भी बन जाएगी, एफिशिएंट उसकी ऑब्वियसली इतनी नहीं होगी। यहाँ हाईली डायनामिक साइट है और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और एसईओ में हम चाह रहे हैं स्पीड वाइज रैंक्ड हो, तभी तो क्लाइंट पैसे खर्चेगा ज़्यादा जो रिएक्ट में बनवाए। ठीक है जी। और रिएक्ट वाला डेवलपर अगर आप ये करते हैं तो इसमें एडिशनली पैसे आपके एक्स्ट्रा पड़ रहे हैं, 2 एक्स्ट्रा पेप्सीज आप दे रहे हैं, मज़ीद ये ऐड ऑन करना है। अब इसको बकेट में ऐड करूँगा तो प्राइस और हुई। तो ये वेरिएशन को हैंडल करना सबसे बिगिनर प्रोग्रामर के लिए चैलेंजिंग होता है, इस पे लॉजिक लिखना कि इतने अरेज के कॉम्बिनेशन पे इनपुट लेके उसमें से एग्जैक्ट इन्फो निकाल रहा हूँ और वही इन्फो फिर आगे सर्वर में ऑर्डर में पोस्ट कर रहा हूँ। तो एक सिंपल भी हो सकता है, हम डायरेक्ट कह दें चलो जी ये आईडी है, ये टाइटल है, ये प्राइस है, ये अवेल। मैंने आपको इस लेवल के डाटे पे काम करो, अगर मैंने ये असाइनमेंट देनी है तो ऑब्वियसली इस तरह का करवाना है, या जो फैशनेविया की साइट दिखाई है इस तरह का काम करें, ताकि आप ये सबसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स अगर वहाँ स्मॉल मीडियम एक्सेल बना सकते हैं तो यहाँ पे 2 GB 4 GB की वेरिएशन भी हैंडल कर लेंगे। ठीक है जी। फिर यहाँ भी हैंडल कर लेंगे कि ये बर्गर विद पेप्सी चाहिए या विदाउट पेप्सी, ये ऐड करेंगे तो इतनी प्राइस और बढ़ जाएगी। नहीं कोई सी भी एग्जांपल्स आप करते हैं तो ये एग्जांपल सारी बनाएं, पोर्टफोलियो साइट्स बनवानी है, उनको लाइव करना है। आपका इस कोर्स के बाद अच्छा पोर्टफोलियो कि आप शो केस कर सकें कि भाई मेरी ये एबिलिटी है रिएक्ट में, ये मैंने प्रोजेक्ट्स किए हैं। सीवी में सबसे फजूल सीवी पता क्या होता है, जो ये लिखता है मैंने शॉर्ट कोर्स किया, वो भाई किया है तो क्या है, आपके पास कुछ दिखाने के लिए है काम किया या क्या है, तुमने शॉर्ट कोर्स तो तुमने किया, उसमें किया क्या है भाई, आप उसको दिखाएं कि ये मेरे लाइव प्रोजेक्ट चल रहे हैं। हर प्रोजेक्ट जो वीक में करना है वो आपसे मैंने लाइव करवाते जाना है। आपको दिखाएंगे गिटहब पे रिपोजिटरी कैसे बनाते हैं, इसको ऑनलाइन कैसे करते हैं, कौन कौन सी फ्री डोमेन्स हैं जहां रिएक्ट के प्रोजेक्ट्स आप फ्रीली लाइव कर सकते हैं, फिर ताकि उनके लिंक आप अगर फाइवर में अपवर्क में प्रोफाइल बनाए ऐड कर सकते। हमारे यहाँ मैंने बार बार बताया अगर झूठ से ही इब्तदा करेंगे, आप कहें यार मैंने फाइवर पे फ्री लांसिंग करनी, को प्रोजेक्ट हैं 1-2 बताना ज़रा, मैंने लिंक शो करने हैं कि मैंने किए। अगर फेक पोर्टफोलियो बनाएंगे, इब्तदाई झूठ और 2 नंबरी से करेंगे तो क्या उसमें खैर बरकत होगी काम में। और आपको तो क्लाइंट यही एक्सपेक्ट करेगा ना, अगर मैं ये लिख दूँ ये मैंने बनाई है तो यही समझेगा ना यार इस तरह की सारी वेरिएशन हर चीज़ से हैंडल करनी आती है, इसने प्रोग्रामिंग ये की हुई। और अगर आप ना कर सकें तो वो भी आप देखें, आप लिख कुछ और रहे हैं और आप में काबिलियत वो है नहीं। इसलिए जेन्युइन पोर्टफोलियो अगर आप चाहते हैं कॉम्प्लेक्स हो तो असाइनमेंट को मैंने जो नहीं कहा वो भी उसमें कोड कर दें और उसको मुश्किल बनाएं। अभी तो लर्निंग की स्टेज है ना, आपको किसी ने रोका तो नहीं कि अगर असाइनमेंट में मैंने कहा ये 2 चीज़ें करें, अगर आप 10 भी कर लाएंगे तो बुरी बात तो नहीं होगी, कोई नुकसान तो नहीं हो जाना आपका, बल्कि आप समझते हैं कि ये मुझे मज़ीद हेल्प आउट करे। असाइनमेंट में तो एक क्लास से मिनिमम होता है, आम एक एवरेज स्टूडेंट को देखकर एक वीक में इतना उसे काम करना चाहिए। अगर आप उससे ज़्यादा करते हैं इट्स वेल एंड गुड। इस तरह इसको प्रोसेस करना, इस पर लॉजिक लिखना। अब अगर मैंने ये यूनिट्स प्रिंट करने हो 30, कैसे करूँगा, सिर्फ ये 30 प्रिंट करने हो तो काम बहुत हमने इसके बाद करना है। इस दफ़ा मैंने नेक्स्ट ये सारा डेटा ना नेक्स्ट टाइम हमने रिएक्ट में कंसोल इसी में ही ला के पहले मैंने आपको प्रोसेस करना सिखाना है। ये पूरा शॉपिंग कार्ड ही मैं इसमें ही पहले कंसोल में ही सारा हैंडल कराऊंगा, सारे ऑपरेशन के रन टाइम पे डायनामिकली ऑब्जेक्ट ऐड करना, रिमूव करना, डिलीट करना, अपडेट बगैर यूआई के। आप पूरी समझ लें ई कॉमर्स बना रहे होंगे या इस तरह के और प्रोजेक्ट, नॉट जस्ट ई कॉमर्स।
तो फिर आप जब इस पे जाएंगे तो इसमें साथ स्टाइलिंग भी इन्वॉल्व होगी, HTML भी होगी, CSS भी होगी, इसको रिस्पॉन्सिव भी करना है, बहुत सी वेब वैसी खिचड़ी है बहुत सी चीज़ों की। तो आप किसी फिर रिएक्ट के भी कॉन्सेप्ट होंगे किसी, ताकि एक चीज़ पे फोकस करें, आपको कॉन्फिडेंट हो कि मैं प्रोग्रामिंग जानता हूँ, मैं इसको रिएक्ट के साथ सीखूँ कैसे करना। अगर रिएक्ट और जावास्क्रिप्ट साथ साथ सीख रहे होते हैं फिर ये चैलेंज आता है कि आपको ये प्रोग्रामिंग तो अभी आती नहीं, और फिर रिएक्ट के आगे रूल्स हैं, आपको पता ही नहीं चलता क्या चीज़ में क्यों लिख रहा हूँ, मेमोराइज तो कर लिया आपने। इसमें मुझे बताएं, अगर मैंने ये सिर्फ ये देखने हो कि ये जो है इसमें ब्लैक कलर में कितने पड़े हैं, तो कैसे देखेंगे? प्रोडक्ट में कलर्स एक प्रॉपर्टी है, उसको डॉट से एक्सेस करें, डॉट कलर्स। अब कलर्स दो, एक प्रॉपर्टी खुद एक अरे है, तो उसमें जो ब्लैक पहले पे मैं इंटरेस्टेड हूँ तो सब ज़ीरो ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट पे आ गया। इसके यूनिट्स देखने हैं तो ये खुद एक ऑब्जेक्ट है, अब 0 इंडेक्स पे डॉट यूनिट्स। अब यहाँ तक मैं इस तरह से पहुँचूँगा, यहाँ तक 30 तक, इट शुड से 30। तो ये सिंटेक्स को अगर जनरल पर्पस लॉजिक में लिखना हो तो थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको लगती है जब आप रियलिस्टिक डाटे पे असाइनमेंट्स करेंगे। तो मेरी कोशिश होगी रियल, अब ये कैसे होगा रियलिस्टिक, जिस तरह अभी आपसे पहले मैंने करवाया है, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से हम इसको करेंगे। लाइक आपसे अभी जो पहले है यही असाइनमेंट वो कर रहे हैं, अब इन्होंने स्टार्ट की, जिस तरह ये माई ऐप में हम इस तरह ये सारा इसका ये देख रहे हैं प्रोडक्ट डेटा डॉट जेसन, ये इस तरह से आपने बनाना, ये फाइल्स आपसे भी मैंने बनवानी और इसी को आगे शो करें। ये अलहदा आपके पास रिएक्ट का ये प्रोजेक्ट है, डेटा में हमने कैटेगरीज बना ली, वहीं से ले ली, और प्रोडक्ट्स बना ली, प्रोडक्ट के साथ लिंक कर दिया कि ये प्रोडक्ट की ये कैटेगरी आईडी है 101, आईडी है क्या, यहाँ पे देखें 101, ये एवरीडे वैल्यू मील है, इस कैटेगरी की ये पिक्चर है कि जिस कैटेगरी पे क्लिक करो उसी के हों। अगर इसको हम रन करें तो इस तरह का जो है वो npm start, ये आप मैंने बताया ना पहली दूसरी असाइनमेंट, अभी ये इस तरह के प्रोजेक्ट्स आपने करने हैं। अभी ये थोड़ा सा मैंने बेसिक बनाया है, फिर मैंने आपको आगे देने इसमें ऐड करेंगे, ठीक है जी। तो अच्छा, ये प्रोडक्ट की जब हम बात करते हैं इसमें, अभी अपनी फाइल को अगर हम खोलें, सारी रिसेंट में सेव होती है हिस्ट्री। अच्छा, अब मुझे बताएं कि ये जो हिस्ट्री है ये जो एक प्रोडक्ट की बात हुई है, क्या ये एक ही प्रोडक्ट पूरे स्टोर में होगी? ये तो मल्टीपल होंगी, एक ही तो नहीं होगी ना। एक ही प्रोडक्ट है तो ई कॉमर्स तो नहीं बना रहा ना स्टोर ऑनलाइन, मल्टीपल है। तो यहाँ से इस प्रोडक्ट को मैंने किया कॉपी, अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स ऐसी होंगी, कट किया तो अरे बनेगी प्रोडक्ट्स की। पहले इसको इस तरह करते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है जी। अब एक प्रोडक्ट को मैंने लिया, बस ये आखिरी पॉइंट है, फिर मैं इसको वाइंड अप कर रहा हूँ, फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह। ये आ गई प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट हम पहले KFC की साइट का डेटा बनाना सीखेंगे, फिर उस पर ज़्यादा अभी कंसोल पे भी काम करेंगे, फिर कुछ और साइट्स का डेटा मैं आपको असाइनमेंट में भी दूंगा। अब ये कट किया, मैंने कहा जी प्रोडक्ट्स हैं, मोबाइल फ़ोन की प्रोडक्ट, पहला ये ऑब्जेक्ट है, ये पहले ऑब्जेक्ट की डिटेल है, कॉमा ये दूसरे की है, कॉमा ये तीसरे की है, इस तरह से बनने, नॉट जस्ट वन। पहला उसका आईडी ये है, टाइटल ये है, फलां फलां, दूसरा जो है उसका आईडी ये है, ये मे बी सैमसंग क्यू मोबाइल, इस तरह उसका नाम है, उसकी प्राइस अलग होगी, वो अलहदा उसके हो सकता है, ये कलर्स और होंगे, यूनिट्स और होंगे। इस तरह तीसरा है, उसका आईडी ये है, और इस तरह। अब इसमें से मैं आपसे कहूँ मुझे सिर्फ वो प्रोडक्ट्स बताएं जो रेड कलर में अवेलेबल हैं, सिर्फ वो जो आउट ऑफ स्टॉक हैं, जिसकी प्राइस ये है, जिसमें ये है, मतलब इस तरह के क्वेश्चंस, ताकि आपको इस अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स को मैनिपुलेट करना आए प्रॉपर्ली। इस पे आपको टास्क और असाइनमेंट्स मिला करें,
समझा गया किस तरह से हम कंसोल में पढ़ेंगे, ताकि आपकी लॉजिक बिल्डिंग अच्छी हो, आपको कॉम्प्लेक्स और नेस्टेड डेटा स्ट्रक्चर्स को अच्छे तरीके से हैंडल करना है। फिर आप इस तरफ आएँ तो फिर आप कॉन्फिडेंट होंगे रियल साइंस। देन वी विल सी हाउ टू पुट दिस कंसोल इन सम ब्यूटीफुल यूआई, वो बाद में हम देखेंगे। पूरा 1 मंथ हमने इस पे काम करना है। पहले जावास्क्रिप्ट आपने अच्छी करनी, सारी प्रोग्रामिंग की वीकनेसेस दूर करनी है और लॉजिक बिल्डिंग बेहतर करनी। ये ज़्यादा बड़ा स्किल है। आगे दूसरे नंबर पे है HTML CSS में कैसे इसको डालना है, वो आप देख लेंगे, वो इतना मुश्किल नहीं। तो आई होप यू विल एंजॉय दिस कोर्स और आप इसको करें।